नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित न्यूज़ को देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल समीक्षा अधिकारी का आवेदन प्रारंभ कर दिया है, विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। तो उससे संबंधित न्यूज़ है। 337 पदों को ऑनलाइन आवेदन शुरू, 5 अप्रैल तक होंगे स्वीकार। भर्ती में 228 सामान्य व 109 विशेष चयन के पद। आरओ 2021। 4 साल बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की भर्ती निकाली है। आयोग ने शुक्रवार को भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। कुल 335 पदों की भर्ती में सामान्य चयन के 228 और विशेष चयन के 109 पद हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है, जबकि ऑनलाइन आवेदन 5 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने आरओ 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर का प्रारूप भी जारी कर दिया है। फॉर्म भरते समय गलत सूचना देने वाले अभ्यर्थी को 5 साल के लिए डिबार किया जाएगा। एआरओ की परीक्षा में कंप्यूटर में ओ लेवल का ज्ञान जरूरी है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है। ठीक है, इन संस्थानों में होंगी भर्ती। आरओ की भर्ती कई संस्थानों में की जाएगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू की भर्ती होगी। ठीक है, ये है आयु सीमा। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है। दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। SC, ST, OBC खिलाड़ियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। तय की गई मेरिट। आयोग ने पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की मेरिट तय कर दी है। एसटी के लिए 35% अंकों की अर्हता मानक रखा गया, जबकि अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में 40% अंक पाना अनिवार्य है। इससे कम अंक पाने वालों की कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ये सेंटर बनाएंगे? 19 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे। तो आयोग के परीक्षा कैलेंडर में आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। यह परीक्षा प्रदेश के 19 जिलों में कराई जाएगी। इसके लिए आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर व वाराणसी में केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये जो है 4 साल के बाद जो है इस विज्ञापन को जारी किया गया है और कुल पदों की संख्या 337 है। आप लोग पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी में जुट जाइए। इससे संबंधित विस्तृत वीडियो मैंने कल की डेट में बनाई है, उसे आप वेदिका उपाध्याय चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरे पेपर में भी वही न्यूज़ है। आरओ के 337 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इन्होंने इसमें ये भी दिया है कि इन सत्रों में जो है सत्र शून्य हुए। ठीक है, आरओ 2017 के बाद 2021 की भर्ती शुरू हुई है। स्पष्ट है कि इस भर्ती के 3 सत्र शून्य हो गए। ठीक है, 2017 का अंतिम परिणाम घोषित किया जा चुका है। इस भर्ती में 809 पदों के सापेक्ष 663 पदों पर चयन हुआ। पेपर लीक के कारण विवादित हुई 2016 की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें 361 पद हैं। इस भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच CBCID से कराई गई। आयोग ने पिछले वर्ष 2016 की प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर दिया था। पिछले महीने टाइप टेस्ट भी हो चुका है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ है और आप वही न्यूज़ है जो अभी पिछले न्यूज़पेपर में थी। अमर उजाला की यह न्यूज़ है इसमें कि यूपीएससी आरओ भर्ती के लिए आवेदन शुरू। लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, सचिवालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में होगी भर्ती। 3 साल बाद जारी हुआ विज्ञापन। ठीक है, तो इसे भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। सारी न्यूज़ इसमें है। इस पेपर में एक चीज़ और है, अभी आगे मैं इसको आप बताऊँगा। विरीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 21 मार्च को। विरीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 का आयोजन 21 मार्च को प्रयागराज और लखनऊ के केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा एक सत्र में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन एवं विधि संबंधी सवाल पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके बाद एक न्यूज है केंद्रीय विद्यालय की। केंद्रीय विद्यालय में जो है संविदा पे जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तो उससे संबंधित यह न्यूज है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय AFS बमरौली प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज के आसपास के निवासी हैं और इस समय कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं और संविदा पे नौकरी करना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो आप यहाँ जाके साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती हो सकते हैं। इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी किया है। केंद्रीय विद्यालय AFS बमरौली प्रयागराज में केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के नियमानुसार निम्नलिखित पदों पर अनुबंध के आधार पर सत्र 2021-22 हेतु अंशकालिक शिक्षकों पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, ठीक है, का रिजर्व पैनल बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट AFS, ठीक है, AFS bamrauli.kvs.ac.in पर दिनांक 24/3/2021 सायं 5 बजे तक के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति एवं मूल दस्तावेज को प्रस्तुत करें। आयु सीमा 18 से 65 वर्ष, ठीक है। पदनाम और शैक्षणिक योग्यता PGT रसायन विज्ञान, भूगोल, कंप्यूटर साइंस, राजनीति शास्त्र। योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर कम से कम 50% अंकों के साथ एवं BEd MAd की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से। PGT कंप्यूटर साइंस हेतु BTech कंप्यूटर MCA या समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हो। इसके बाद TGT हिंदी है। TGT हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान। तो योग्यता संबंधित विषय में स्नातक कम से कम 50% अंकों के साथ एवं BEd MAd की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से CTET उत्तीर्ण हो। आप टेट जो है TGT के लिए जो है सेंट्रल या अन्य स्टेट में CTET अनिवार्य कर दिए हैं। PRT, इसके बाद PRT में जो प्राइमरी जो रिक्रूटमेंट होना है कम से कम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष एवं BEd JBT BTC DED DLED एवं CTET उत्तीर्ण, प्राइमरी लेवल का आप CTET उत्तीर्ण हो, ठीक है। पदनाम एवं शैक्षणिक योग्यता करियर गाइडेंस काउंसलर, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 50% अंकों के साथ एवं करियर गाइडेंस काउंसलिंग में डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कम से कम 50% अंकों के साथ BTech कंप्यूटर BCA MCA PG DCA या समकक्ष योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। क्रीड़ा प्रशिक्षक BPEd की डिग्री किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से। योग प्रशिक्षक स्नातक में डिग्री एवं योगा में डिप्लोमा कम से कम 1 वर्ष का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से। नर्सिंग में डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था को। साक्षात्कार का दिनांक एवं समय करियर गाइडेंस काउंसलर, क्रीड़ा योगा प्रशिक्षक एवं नर्स का साक्षात्कार दिनांक 17 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे से। PGT एवं TGT का साक्षात्कार 18 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे से होगा। PRT एवं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की लिखित परीक्षा दिनांक 17/3/2021 को सुबह 10 बजे एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 19/3/2021 को सुबह 10 बजे से होगा। शैक्षिक योग्यता एवं विस्तृत जानकारी हेतु KVS की वेबसाइट, ठीक है, kvsangathan.nic.in एवं AFS kbbamrauli.kvs.ac.in का अवलोकन करें। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है इस इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं। यह पूर्ण रूपेण जो है अस्थाई नौकरी होती है। जब भी इसमें शर्त होती है कि आपकी नियुक्ति जो है पूर्ण रूपेण जो है अस्थाई है। जब भी हमारा कोई रेगुलर टीचर आ जाता है तो आप अगर 2 दिन नौकरी किए हैं, 2 दिन बाद कोई आपके विषय का जाता है तब भी आपको हटाया जा सकता है। 2 साल तक कोई नहीं आता है तो आपको 1 साल तक रखा जाएगा, फिर आपको साक्षात्कार देना होगा। मतलब 11 महीने से ज़्यादा ये जो है नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है
प्रवक्ता पदों की काउंसलिंग 15 के बाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही न्यूज है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता पदों के अभ्यर्थियों की उच्च शिक्षा निदेशालय NIC लखनऊ के जरिए ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा। निदेशालय ने डिग्री कॉलेजों से उच्च छात्र व शिक्षक संख्या का ब्यौरा मांगा था। कॉलेजों की ओर से ब्यौरा निदेशालय को भेज दिया गया है। निदेशालय 15 मार्च के बाद काउंसलिंग शुरू कराएगा। काउंसलिंग में अलग अलग विषयों के कुल 712 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि डिग्री कॉलेजों से छात्र और शिक्षक अनुपात का ब्यौरा मांगा गया था, जिसकी जानकारी मिल गई। अब 15 से 20 मार्च के बाद काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक दूसरी न्यूज है। इन्होंने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जो है राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता गृह विज्ञान से संबंधित के साक्षात्कार से संबंधित एक विज्ञप्ति जारी की है। आयोग की विज्ञापन संख्या 05/2016 17 एवं तत्संबंधी शुद्ध पत्र संख्या 01/2017-18 के अंतर्गत विज्ञापित उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद से संबंधित स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 के आधार पर प्रवक्ता गृह विज्ञान S3/20 का साक्षात्कार आयोग द्वारा दिनांक 19 तथा 20 मार्च 2021 को निर्धारित किया गया है। विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और विज्ञप्ति जारी की गई है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है विनिरीक्षण अधिकारी परीक्षा से संबंधित, ठीक है। विनिरीक्षण अधिकारी परीक्षा 21 मार्च को जो है प्रस्तावित है, तो उसी से संबंधित एक विज्ञप्ति जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई। विनिरीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 के संदर्भ में अभ्यर्थियों को एता द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा 21 मार्च, ठीक है, 2021 रविवार को एक सत्र में प्रदेश के 2 जनपदों प्रयागराज एवं लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत है। 21 मार्च 2021 9:30 से 11:30 सामान्य अध्ययन एवं विधि का पेपर होगा आपका। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ठीक है। अभ्यर्थी गण ई प्रवेश पत्र एवं अनुदेश डाउनलोड कर ID प्रूफ एवं 2 फोटो के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा नियंत्रक के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके बाद जो है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती हो रही उससे संबंधित एक न्यूज़ है कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% मार्क कर दिए हैं उसका विरोध किया जा रहा है। और मुझे लगता है यह तार्किक विरोध होगा, क्योंकि आप जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपने 50% की सीमा रखी है, फिर आरक्षण में आप 5% की छूट देते हो। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको आप 5% की छूट देते हो, तो इस विज्ञापन में ऐसा नहीं है। 5% की छूट नहीं दी गई है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। 50% अंकों की अनिवार्यता को लेकर परीक्षा नियामक पर प्रदर्शन। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता के विरोध में अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर प्रदर्शन किया। 4 दिसंबर 2019 के नियमावली संशोधन में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंक अनिवार्य किए जाने का नियमावली के पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। छात्रों से बातचीत में सचिव परीक्षा नियामक का कहना था कि नियमावली के बदलाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें शासन स्तर से बदलाव किया गया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में अनिल सिंह, अमित कुमार शुक्ला, ब्रजेश सिंह, दीपक सरोज, राहुल पांडे शामिल रहे, ठीक है। यही न्यूज़ जो है दूसरे पेपर में भी निकली हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है एडेड स्कूलों में जो 2000 के पहले जिनकी नियुक्ति एडाक पे हुई थी उनको विनियमित किए जाने से संबंधित है, ठीक है। एडेड इंटर कॉलेज और हाई स्कूल में जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, तो जल्द विनियमित होंगे 550 तदर्थ शिक्षक। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2000 से पूर्व, इसमें दिया हुआ वर्ष 2000 से पूर्व भर्ती 550 तदर्थ शिक्षकों को जल्द विनियमित किया जाएगा। करीब 21 वर्षों से नियमित होने की राह देख रहे इन शिक्षकों को जल्द तोहफा मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इनके विनियमितीकरण का खाका तैयार कर लिया है। दूसरी ओर वर्ष 2000 के बाद आए तदर्थ शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में अलग से वेटेज देकर राहत दी जाएगी। एडेड माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे इन 550 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए सूची तैयार की जा रही है। 22 मार्च 2016 को बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया गया था।
विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी कहते हैं कि एडेड स्कूलों में वर्षों से काम कर रहे इन शिक्षकों को इसलिए विनियमित नहीं किया गया क्योंकि वो कोर्ट के आदेश पर नौकरी कर रहे थे। अब ज़्यादातर शिक्षक खाली पदों के सापेक्ष नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक न्यूज है। 138 शिक्षा मित्र जो है, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म फिल करते समय मार्क्स का कुछ इधर हेराफेरी हो गई थी, उनसे संबंधित न्यूज है। तो 138 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिन्होंने भर्ती परीक्षा के आवेदन में पूर्णांक व प्राप्तांक भरने में गड़बड़ी की थी। ठीक है, इन्होंने पूर्णांक और प्राप्तांक भरने में गड़बड़ी कर दी थी। अपर मुख्य सचिव बेसिक रेणुका कुमार ने अभिलेखों की विसंगत पर न्याय व कार्मिक से परामर्श लेने के बाद आदेश जारी किया है। इसमें 138 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया। निर्देश है कि यदि शिक्षा मित्रों के गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक है तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजें। ठीक है, प्राप्तांक अधिक के संबंध में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में वैध प्रमाण पत्र व अंक पत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया व उनके अंक व प्रमाण पत्रों में स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन व बैक पेपर आज से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय संस्था ने खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। ये तो सही बात है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यदि अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित के गुणांक से कम है किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनका प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को भेजा जाए। शासन की ओर से निर्णय के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी ने स्वयं बिना अभिलेखी आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णांक अंकित किया है तो उनका चयन व अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। ठीक है, अगर आपकी गलती है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में आपने किसी अन्य माध्यम से जैसे आपने बैक पेपर दिया, स्क्रूटनिंग कराया, ठीक है, अब आपके नंबर बढ़ गए तो वह वैध माना जाएगा। ठीक है, जात व निवास प्रमाण पत्र ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ओर से 28 मई 2020 के बाद निर्गत जात व निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है का चयन व अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। ये आप देख लीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिक्षा मित्र के रूप में अधिक भारांक जिनको निर्धारित अधिकतम 25 अंक का भारांक मिला किंतु उनकी सेवा 10 वर्ष से कम है कि वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना की जाए। यदि अभ्यर्थी जिले की उनकी कैटेगरी के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से गुणांक अधिक तो उसे भी नियुक्ति दिया जाए। वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद है बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित न्यूज है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 15 मार्च तक करे आवेदन। ठीक है, आप लोग अगर बीएड करना चाहते हैं, भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, तब 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 15 मार्च तक का मौका है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि शुल्क जो है आपका 1500, सामान्य वर्ग के लिए 1500, अनुसूचित जात जनजात वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है रेलवे भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित न्यूज़ है। एक ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, 125 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ में, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए 15 से 19 मार्च तक उन्हें बुलाया गया। ठीक है, जिनका प्रमाण पत्र सही और मेडिकल फिट होगा उनको तैनाती दे दी जाएगी। इससे संबंधित न्यूज़ है। रेलवे में ग्रुप डी के पदों के लिए आरआरसी की ओर से 2019 से भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आरआरसी ने लिखित परीक्षा में चयनित 14,288 अभ्यर्थियों का 2019 में फिजिकल टेस्ट कराया, जिसमें 8144 अभ्यर्थी सफल हुए थे। मेरिट से रिक्तियों के सापेक्ष 4,085 अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। परीक्षा से 4571 रिक्तियां भरनी थी। 485 पद खाली हैं। इसमें से ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के 125 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया है। जनरल कैटेगरी के 360 पद हैं, लेकिन सापेक्ष अभ्यर्थी ही नहीं है। आरआरसी चेयरमैन अतुल कुमार मिश्र ने बताया कि मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसमें ओबीसी की कट ऑफ 73.95432, ये देख लीजिएगा, और एससी की कट ऑफ 65.9743 है और एसटी की कट ऑफ 56.17905 है। ठीक है,
एक महत्वपूर्ण न्यूज है शिक्षकों से संबंधित। ठीक है, दिल्ली में एक नियम आया है कि अगर कोई निजी विद्यालय में शिक्षक कार्यरत है तो जो प्रबंधन है वह बिना शासन या सरकार की अनुमति के उसे हटा नहीं सकता है, मनमानी प्रबंधन की नहीं चल सकती है। तो यह महत्वपूर्ण न्यूज है, उसे पूरे देश में लागू होना चाहिए जिससे शिक्षकों का शोषण रुक सके। तो निजी स्कूलों के लिए ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश, शिक्षिका को किया बहाल, शिक्षकों को बिना मंजूरी नहीं हटा सकते। दिल्ली सरकार की अनुमति के बगैर निजी स्कूल अपने शिक्षकों या कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकते। दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को अपने फैसले में एक निजी स्कूल द्वारा शिक्षिका को बर्खास्त किए जाने को गैरकानूनी बताते हुए दोबारा से बहाल करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिलबाग सिंह पुनिया ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षकों या कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए शिक्षा निदेशालय की अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में स्कूल प्रबंधन ने तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर ही शिक्षिका सरिका डवास को नौकरी से निकाल दिया था। ट्रिब्यूनल ने शिक्षिका को पूरा वेतन और भत्ता देने का भी आदेश दिया है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। ऐसा देश के सभी प्रांतों में होना चाहिए, सभी राज्यों में होना चाहिए, जिससे निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शोषण रुक सके। ट्रिब्यूनल ने खारिज किया स्कूल प्रबंधन का दावा। ट्रिब्यूनल ने स्कूल के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा था कि शिक्षिका का कामकाज संतोषजनक नहीं था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 वर्षों में कामकाज में कमी पर कोई पत्र जारी नहीं किया। जब उसने वेतन का मुद्दा उठाया तब सवाल किया। स्कूल ने अवैध छुट्टी के आरोप में शिक्षिका को अक्टूबर 2019 में नौकरी से निकाला था। शिक्षिका ने बताया कि उसने आंख की सर्जरी के लिए छुट्टी ली थी। इसके बाद है कुछ संस्कृत महाविद्यालयों से संबंधित न्यूज़ है। हमारे सूबे में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 16 ठीक है और संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे, उससे संबंधित न्यूज़ है। प्रयागराज में खुलेगा संस्कृत महाविद्यालय। सूबे में 16 और संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता समिति की संस्तुत पर कार्य परिषद ने सम्मतता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। परिसर स्थित योग साधना केंद्र के संवाद कक्ष में कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कार्य परिषद की बैठक में कुल 19 संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की गई। इसमें 3 विद्यालय सूबे के बाहर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, इसके अलावा जौनपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, कानपुर देहात, कौशाम्बी में 16 महाविद्यालयों को कार्य परिषद ने मान्यता प्रदान की है। जौनपुर के एक विद्यालय को 4 वर्षीय BLED की मान्यता प्राप्त की गई है। गत वर्ष विश्वविद्यालय में नियुक्त 14 अध्यापकों में से 12 की सेवा संपुष्टि भी कार्य परिषद ने कर दी। इसके बाद जो है शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे 1000 अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20 मई 2020 के बाद जारी जात और निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। इस संबंध में बेसिक सचिव विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश पत्र जारी किया है। ठीक है, आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति। अभी मैंने ये न्यूज भी आपको ऊपर बताया है। इसके बाद जो है कांस्टेबल GD के 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 25 से SSC, CRPF, BSF, ITBP, CISF में सिपाहियों की भर्ती। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल JD परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल JD के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल JD के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच कराएगा। कांस्टेबल GT के तहत SSB, CPF, CRPF, असम राइफल्स, BSF, ITBP सहित CISF के लिए सिपाही पदों पर भर्ती होगी। आयोग की ओर से सिपाही भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड CBT और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET देना होगा। CBT में 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्होंने पूरा सिलेबस भी दे दिया है। कांस्टेबल GD में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पैटर्न, तो उन्होंने पूरा परीक्षा पैटर्न दे दिया। कांस्टेबल GD परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र में एक नंबर के 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र 4 भागों में होगा। इसमें सभी भागों से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे।
परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, गणित और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 1.5 घंटे की होगी, मतलब 1.5 घंटे में 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा देने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप एक बार पूरा पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। इसमें पाठ्यक्रम इन्होंने दे दिया है, ठीक है। मतलब जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का पाठ्यक्रम दे दिया है, क्या क्या इसमें है, जनरल नॉलेज और ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का पाठ्यक्रम दे दिया है, गणित का पूरा पाठ्यक्रम दे दिया है। बहुत आसान है, हाई स्कूल स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद है पुलिस से संबंधित आरक्षी, नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएससी से संबंधित न्यूज है। चिकित्सा परीक्षण व सत्यापन 8 से आरक्षी, नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को जल्द दूसरे चरण में आधारभूत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। आरक्षी के पदों पर इस भर्ती के तहत कुल 49,568 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था। पहले चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए चयनित 14,000 अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण पूरा गया है। डीआईजी प्रशासन आर.के. भारद्वाज ने बताया कि आधारभूत प्रशिक्षण के लिए दूसरे चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 17,327 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण चलित सत्यापन की कार्यवाही सभी जिलों की पुलिस लाइन या निर्धारित स्थान पर 8 से 31 मार्च, कब से 8 से 31 मार्च सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण में कुल अभ्यर्थियों में 5,185 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों को पुलिस आयुक्त, एसएसपी, एसपी द्वारा निर्गत बुलावा पत्र, सभी अवलोकनों की प्रमाणित छाया प्रतियां व उनके मूल्यांकन के लिए मूल प्रतियां लाना आवश्यक हुआ। ये चीज़ें आपको लानी होगी। क्या क्या लाना होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। जो आपको बुलावा पत्र जाएगा आप उसको लाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, ठीक है, और मूल प्रति लाएंगे। प्रदेश के निवासी चयनित अभ्यर्थियों को का चिकित्सीय परीक्षण उनके गृह जिलों में कराया जाएगा। दूसरे राज्यों के निवासी अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण व चलित सत्यापन के लिए अलग अलग जिलों में व्यवस्था होगी। चिकित्सीय परीक्षण में कोई अभ्यर्थी गड़बड़ी न कर सके या किसी अभ्यर्थी के स्थान पर कोई दूसरा शामिल न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। खुफिया तंत्र के साथ जिलों की एसओजी को भी अलर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को की परीक्षा हुई। एक न्यूज है, विश्वविद्यालयों में जो कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों की भर्ती अब कुलपति के माध्यम से होगी। एक बार ये जो है अभी कल की जो है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे और वहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों को बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो पाठ्यक्रम है सभी विश्वविद्यालयों का, हमारे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम समान होगा, ठीक है, 70% समान होगा, 30% में वो अपना कुछ रख सकते हैं। इसके बाद ये न्यूज़ जो है दूसरे पेपर में भी है, ठीक है। और फिर सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया। एक बार उसे आप देख लीजिएगा संबंधित वेबसाइट पर जाकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं के कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया। सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संशोधित डेट शीट जारी कर दिए। बोर्ड की कुछ विषयों की परीक्षा तिथियों को लेकर छात्रों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। वहीं मई में ईद के अवकाश के कारण भी परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया। दोनों कक्षाओं की 13 से 16 मई के बीच परीक्षा नहीं होगी। नई परीक्षा तिथियों के अनुसार 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा अब 8 जून को होगी। पहले यह परीक्षा 13 मई को होने वाली थी। वही 31 मई को अब गणित की परीक्षा होगी। पहले यह परीक्षा 1 जून को होनी थी। 2 जून को होने वाली भूगोल की परीक्षा अब 3 जून को होगी, जबकि 2 जून को वेब एप्लीकेशन और टूरिज्म की परीक्षा होगी। 12वीं की पूर्व परीक्षा तिथियों के अनुसार 31 मई को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर की परीक्षा होनी थी, जो अब 1 जून को आयोजित किया गया। 10वीं की परीक्षा तिथियों में गणित, साइंस, संस्कृत, फ्रेंच, रशियन और उर्दू की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। विज्ञान परीक्षा अब 21 मई को होगी, पहले 15 मई को होनी थी। बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित की परीक्षा 2 जून को होगी, पहले यह 21 मई को होनी थी। 2 जून को होने वाली अरबिक व संस्कृत की परीक्षा अब 3 जून को होगी। महत्वपूर्ण न्यूज़ है एक इलाहाबाद से, प्रयागराज से, कि जो युवा मंच है उसने रोजगार सृजन को नीति बनाने की मांग उठाई है। प्रयागराज में इधर छात्रों का आंदोलन चल रहा है कि विभिन्न विभागों में मुख्य रूप से जो है शिक्षक भर्तियों में जो विज्ञापन नहीं आ रहा है, विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है, उससे संबंधित
उन लोगों का अपना विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो उससे संबंधित न्यूज है। युवा मंच ने रोजगार सृजन को नीति बनाने की उठाई मांग। युवा मंच की ओर से शुरू किए गए मोदी रोजगार 2 अभियान के तहत शुक्रवार को अल्लाहपुर, छोटा बघाड़ा, मेहराबाद सहित कई डेजिग्नेशन में युवाओं से संवाद किया गया। इस दौरान मौजूदा आजीविका के गहराते संकट पर चर्चा हुई। इसके समाधान के लिए रोजगार सृजन को देश में नीति बनाने की मांग उठी। बहुत अच्छी जो है पहल है कि जो रोजगार सृजन है, ठीक है, इसको नीति के रूप में कर दिया जाए। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन भर्ती और विज्ञापन तक सीमित नहीं है। रोजगार को मौलिक अधिकार और रोजगार सृजन को नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को संगठित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ठीक है। युवाओं का सुझाव है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर कृषि आधारित उद्योग लगाकर रोजगार सृजन किया जा सकता है, लेकिन सरकार पब्लिक सेक्टर के निजीकरण और संविदा व आउटसोर्सिंग जैसे कदम कारपोरेट की मुनाफाखोरी व लूट के लिए उठा रही है। अंधाधुंध निजीकरण के दुष्परिणाम सामने हैं। बावजूद इसके अब कृषि क्षेत्र को भी बाजार व कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है, जिससे आजीविका संकट से लेकर महंगाई व देश के विकास पर विपरीत प्रभाव होगा। संवाद में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, अमरेंद्र सिंह, शोध छात्र सुधीर ओझा, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के ईशान गोयल, दिल्ली विश्वविद्यालय के तनय शाही, NIT के अंकुर यादव के अलावा रोहित सिंह सेंगर, निखिल वर्मा आदि छात्रों ने हिस्सा लिया, ठीक है। और शिक्षा अधिकरण पर जो आज के समय में विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे संबंधित न्यूज़ है। इस CBSE से संबंधित न्यूज़ है। और एक न्यूज़ है आपके संजय सिन्हा से संबंधित, ठीक है। ये काफ़ी लंबे समय तक जो है बेसिक शिक्षा सचिव रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है कुछ जांचें चल रही थी अनियमितता को लेकर, जिसमें वो सही जांच मतलब जो आरोप लगे थे वो आरोप सही पाए गए और उन्हें सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो है तुरंत निलंबित कर दिया, ठीक है। तो वही न्यूज़ है यहाँ पे। शिक्षकों के गलत ट्रांसफर में साक्षरता निदेशक संजय सिन्हा पर गिरिराज किए गए निलंबित। मृतक आश्रितों के मामले में भी अनियमितता का आरोप है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के तत्कालीन सचिव संजय सिन्हा को 1000 से अधिक सहायक अध्यापकों के गलत तरीके से ट्रांसफर और 10 जिलों में मृतक आश्रित के रूप में अभ्यर्थियों की गलत नियुक्ति व चयन के आरोप में निलंबित कर दिया है। सिन्हा वर्तमान में साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षाएं, उर्दू और प्राच्य भाषा निदेशक के पद पर कार्यरत। सिन्हा के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर काजल को विभागीय जांच सौंपी गई। सिन्हा के साथ परिषद के सभी पटल सहायकों के खिलाफ सतर्कता जांच कराई जाएगी। जांच में सहयोग नहीं करने पर परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद में करीब 9 वर्ष तक सचिव रहे संजय के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थी। उनके खिलाफ स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को जांच सौंपी गई थी। महानिदेशक ने अपनी जांच रिपोर्ट में सिन्हा पर लगाए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने सिन्हा को निलंबित कर विभागीय जांच और सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। मतलब एक गंभीर आरोप इन पे लगे थे, ठीक है, और उस आरोप को सही पाया गया, इसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। साथ ही साथ कई जिलों के अन्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। इसमें एक बार आप पूरी न्यूज़ देख सकते हैं। हिंदुस्तान पेपर में भी यही न्यूज़ आई है। कुल 5 अफसरों पर हुई कार्रवाई। संजय सिन्हा साक्षरता निदेशक और तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज निलंबित। अनिल कुमार उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व फर्रुखाबाद के पूर्व BSc निलंबित किए गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। श्रवण कुमार श्रीवास्तव पटल सहायक शिक्षा निरीक्षण अनुभाग प्रयागराज निलंबित किए गए। मनोज कुमार मिश्र हाथरस BSc हटाए गए हैं, ठीक है। और प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। और अभी पेपर में जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जो है अन्य लोग जो इसके दायरे में आएंगे। तो देखिए आगे कितना इस पे कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचारियों को कितना दंड मिलता है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो मित्रों, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।